एपिसोड 71। रात का समय था जब अश्व फोन पर रिधान से बात कर रहा था। जहां रिधान ने चाहत को जानने मारने की धमकी दी थी, वहीं अश्व की आंखों में खून उतर आया था रिधान की इस बात को सुनकर। आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या थी जो वो हर बार उसी इंसान की जान के पीछे पड़ जाता था जिसे वो चाहता था, पहले उसके पापा और अब उसकी बीवी के। उसी दिमाग खराब हो चुका था रिधान की वजह से। उसने गुस्से में अपने बालों में होंठ फिराया और गरजती हुई आवाज में उससे बोला, देखो रिधान, तुझे जो कुछ भी चाहिए तू सीधे मुझे बोल, लेकिन वृंदा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो याद रखना जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। अश्व ने जैसे ही कहा वैसे ही रिधान के हंसने की आवाज सुनाई दी। ओहो, अच्छा मजाक था, लेकिन इसमें एक मेरे काम की चीज है। तो तुम मुझे कह रहे हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब मुझे कुछ भी दे सकते ही इस वृंदा के बदले? रिधान ने पूछा तो अश्व ने हाँ कहा। ठीक है, फिर तो मेरा ना सबसे पहले एक काम करो, एक पेपर बनवाओ जो तुम्हारी प्रॉपर्टी के हो, सारी प्रॉपर्टी, और फिर उसे मेरे नाम कर दी। फिर क्या है, उसे मुझे देना और मैं इस वृंदा को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। रिधान ने मकर भरी आवाज में कहा और हंसते हुए बिना अश्व की बात सुने फोन काट कर दिया। अश्व के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये रिधान चाहता क्या था उससे। पहले उसने उसके पापा की मारा और अब वृंदा के पीछे लगा था। आखिर किया क्या था उसने जो उसे इसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही थी? वो अपना सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। चाहत उस अंधेरे कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी। रिधान और अनिरा के उस कमरे से निकलने के बाद चाहत ने अपने आसपास देखा और पाया कि उस कमरे में उसके और उस कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं था सिवाय अंधेरे के। चाहत ने सोचा कि आखिर वो कैसे उस कमरे से बाहर निकल सकती है। उसने देखा कि उस कमरे में एक रोशनी आ रही थी जो शायद उस चांद की थी। हाँ, आज पूनम की रात थी और वो किडनैप होकर उसे अंधेरे से कमरे में बंद थी। चाहत ने अपना होंठ खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन उससे खुला नहीं। उसका होंठ एक मजबूत सिल्वर टेप से बंधा हुआ था। वो टेप इतना मजबूत था कि उसके होंठ में चिपक गया था और बिना उसे काटे वो उसके होंठ से निकलता भी नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसके होंठ खुल जाए। एक तो उस कमरे में कुछ था नहीं और उस पर भी अंधेरा। चाहत ने कुछ सोचा और अपना सिर घुमा लिया। सालों ने ना जाने कौन से तहखाने में बंद करके रखा है मुझे। अरे किडनैप करना ही था तो कोई अच्छी जगह ले जाते, ये खंडहर में क्या रखा है? उसका दिमाग फिर गया था इस बकवास सी जगह पर आकर। एक तो कहानी में आई थी, उस पर भी ये दो हीरो हीरोइन विलेन बनने पर तुले हुए थे। बेचारी क्या करती, ना जाने वो क्या सोच रही थी कि तभी उसके होंठ में चूड़ी छनकी और उसी के साथ उसके उस खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आ गया। चाहत ने अपने होंठ में पहनी हुई चूड़ी को छुआ तो उसे पता चला कि किडनैप होने के बाद उसके होंठ में सिर्फ दो चूड़ियां बची हुई थी, लेकिन उसके काम के लिए इतनी भी काफी थी। उसने में से एक चूड़ी तोड़ी और उस टेप में चुभोकर उसे धीरे धीरे काटने लगी। टेप मजबूत था लेकिन चाहत के इरादे उससे भी ज्यादा मजबूत थे। उसने अपनी लगन को बरकरार रखा और चूड़ी से उस टेप को काटती रही। कुछ मिनटों की मेहनत के बाद चाहत के होंठ में बंधी वो टेप टूट चुकी थी और उसके होंठ आजाद थे। बस उतना ही काफी था। अब वो खुद को बचा भी सकती थी और यहां से भाग भी सकती थी। उसने अपना होंठ और पैर खोले और उठकर खड़ी हो गई। उसने अपना रुख उस ओर मोड़ दिया जहां से बाहर से उजाला आ रहा था। वो जानती थी कि अगर वो सामने से गई तो शायद फिर भागने के काबिल भी ना रहे। वैसे भी जिंदा रही तो बदला बाद में भी ले सकते हैं, मगर सबसे पहले जान आती है। उसने वहां जाकर देखा तो पाया कि वो एक टूटा हुआ दरवाजा था जिसमें से रोशनी पास होते हुए आ रही थी। उसने जल्दी से वो दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो जाम हो चुका था। पता नहीं उसका कैसा नसीब था जो कुछ देर की मशक्कत के बाद वो दरवाजा भी खुल गया। इसी के साथ उसने अपने कदम वहां से भागने के लिए आगे बढ़ा दिया। यहाँ रिधान ने जैसे ही कॉल कट किया वैसे ही अनिरा ने पूछा, क्या कहा उसने? वो कर रहा है ना प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम? हाँ बिल्कुल करेगा, कैसे नहीं। अपनी बीवी से प्यार जो करता है और प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो इस अंधे इंसान को रास्ता हम दिखाएंगे और उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे। कहते हुए वो मक्कारी से मुस्कुरा दिया और उसके साथ ही अनिरा भी। यहाँ चाहत वहां से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला था या फिर उसकी जिंदगी की ही खत्म कर देने वाला था। एपिसोड 72। रात का समय था और चाहत उस अंधेरे कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने होंठ भी अपनी टूटी हुई चूड़ी की मदद से खोल लिया था और चाहत जल्दी से उस तरफ जहां से बाहर की ओर से रोशनी आ रही थी। उसने देखा वहां एक दरवाजा था लेकिन उसमें डोर फ्रेम और दरवाजा नहीं लगा हुआ था। उसे एक पटरे की मदद से छिपाया गया था। शायद इस तरफ कुछ ज्यादा ही सामान था, इसलिए रिधान वहां पर देखना भूल गया और उसकी यही गलती चाहत के लिए बहुत बड़ी मदद थी। शायद रिधान ने गलती से ही चाहत की मदद कर दी थी। उसने पटरे को हटाने की कोशिश की लेकिन वो उससे हिल नहीं पा रहा था। चाहत थोड़ा दूर हटी और एक गहरी सांस लेकर वापस उसे हिलाने में लग गई। उसकी सांसें फूलने लगी थी लेकिन वो पटरा टस से मज नहीं हो रहा था। काफी मशक्कत के बाद वो पटरा हिला और चाहत के वहां से जाने की जगह बनी। चाहत ने जल्दी से अपने आप को समेटा और वहां से निकलने लगी। वो अभी वहां से निकल ही रही थी कि तभी उसका होंठ उस पत्ते से हल्का सा खिसक गया और वो सीधे उसके सीने पर आ लगा। दर्द में उसकी आंखें बंद हो गई।
मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने अपने मुंह पर हौंठ रखकर उस चीख तक को दबा लिया। अगर आज उसकी चीख निकल जाती तो शायद वो बच तक ना पाती। चाहत ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में आंसू की बूंदें आ चुकी थी और चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उसने किसी तरह अपने दर्द को जब्त किया और उस पटरे को अपने सीने से हटाकर वहां से बाहर आ निकली। वो वहां से बाहर आ निकली और जमीन पर आकर गिर गई। उसने जैसे ही बाहर निकलकर गहरी सांस ली और सुकून से अपनी आंखें बंद करके खोली ही थी कि तभी उसकी नजरें अपने सामने खड़े उन जूतों पर गई। जब उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने वो इंसान खड़ा था जिसकी उसने उम्मीद तक नहीं की थी। वो नहीं चाहती थी कि वो इंसान वहां आए। वहीं दूसरी तरफ अश्व प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर तैयार था। चाहत के लिए वो कुछ भी कर सकता था, तो फिर ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर देना तो उसके लिए बहुत ही आसान था। अगर चाहत उसके साथ सुरक्षित रहती तो वो एक बार फिर कुछ ना कुछ करके अपनी जिंदगी का गुजारा कर लेता, लेकिन अगर चाहत ही उसके साथ नहीं रहती तो वो जिंदा तक नहीं रह पाता। अश्वा ने प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन कर दी थे और इसी के साथ उसने रिधान को कॉल लगा दिया था। वो अब एक पल की भी देरी नहीं करना चाहता था। चाहत उसके की बहुत मायने रखने लगी थी। उनके बीच पति पत्नी के अलावा क्या रिश्ता था ये उसे समझ तो नहीं आया, लेकिन वो इतना जरूर समझ गया था कि वो चाहत के बिना रह नहीं सकता था। पिछले 20 घंटों से उसने उसे नहीं देखा था, जिस वजह से उसकी सांसें भारी हो रही थी। हर एक पल जन्मों सा लग रहा था। वो कैसे भी करके चाहत को जल्द जल्द से अपनी बाहों में भरना चाहता था। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो उसे रिधान की कैद से छुड़ाकर अपने सामने रखना चाहता था, अपनी बाहों में सुरक्षित। वो अभी यही सब सोच रहा था कि तभी बीप की आवाज आई और उसी के साथ रिधान ने कॉल उठा लिया था। क्या बात है, बीवी के लिए इतनी जल्दी कॉल कर दिया? बोलो, प्रॉपर्टी के पेपर्स रेडी है? रिधान की बात सुनकर अश्व ने हाँ कहा और उससे एड्रेस पूछा कि उसे कहाँ आना था। रिधान ने उसे एक पहाड़ी का एड्रेस बताया और कॉल कट काट दिया। अश्व ने कॉल रखा और गहरी सांस ली। तुम चिंता मत करना वृंदा, मैं आ रहा हूं तुम्हें वापस लेने। तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे फिर कुछ भी जो कर, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अश्व खुद से ही कह रहा था कि तभी उसका फोन रिंग किया। उसने देखा तो शालिनी जी का कॉल था। उसने उसे उठाया तो दूसरी तरफ से शालिनी जी के रोने की आवाज सुनाई दी। उनकी हालत बिगड़ा चुकी थी चाहत को अपने सामने ना पाकर। अब तक उन्हें भी पता चल गया था कि रिधान ने चाहत को किडनैप कर लिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि चाहत को छोड़ने के बदले रिधान ने अश्व से क्या मांग की थी। हेलो अश्व बेटा, वृंदा मिली तुम्हें? उसे जल्दी से घर ले आओ, मैं मन बहुत घबरा रहा है। उस जल्दी से घर ले आओ, शालिनी जी ने रोते हुए अश्व से कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ दोस्त कितना प्यार करते थे चाहत से कि उसे थोड़ी सी भी तकलीफ में नहीं देख सकते थे। ऐसी ही तो होती है माँ, निस्वार्थ प्रेम करने वाली। अश्वर ने अपने आंसू पोंछे और प्रॉपर्टी के पेपर्स देखते हुए बोला, आप चिंता मत करो माँ, मैं वृंदा को वापस लेने ही जा रहा हूँ और आप चिंता मत करना, उसे वापस लिए मैं आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। मैं उसे वापस लेकर ही आऊंगा, अश्वर ने कहा और कॉल कट कर दिया। उसके दिमाग में अब बस की ही बात चल रही थी कि वो कैसे भी करने अब चाहत को वापस लेकर आएगा और रिधान उसे अब वो बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला था। उसने उसे हर गलती के लिए माफ कर दिया, लेकिन उसने जो चाहत को किडनैप करने की गलती की ना, उसकी कोई माफी नहीं है। उसने अपने मन में ही ठान लिया था कि इस बार वो रिधान को खत्म करके लिए दम लेगा। इस कहानी की खत्म करके लिए दम लेगा वो। एपिसोड 73। उस काली रात में चाहत उस बंद कमरे से भागने में कामयाब हो ही चुकी थी, लेकिन तभी उसके सामने की ऐसा इंसान आकर खड़ा हो गया जिसकी उम्मीद उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। उसे किडनैप करके वाला इंसान, रिधान। चाहत जमीन पर बैठी गहरी सांस ले रही थी कि तभी उसकी नजर अपने सामने खड़े इंसान पर गई, जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नफरत से भर गई। वो कोई और नहीं रिधान ही था। चाहत ने नफरत से उसकी आंखों में देखा और उठने लगी, लेकिन रिधान ने गुस्से से उसके बालों को खींचा और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। उसका झंडा भींच गया था, इतना गुस्सा उसे आ चुका था। उसके होंठ चाहत के बालों पर कस चुके थे, लेकिन उसके मुंह से एक ओफ तक नहीं निकली। चाहत अब भी अपनी नफरत भरी आंखों से उसे घूरे जा रही थी कि तभी रिधान गुस्से में चिल्लाया, कहाँ मर गए सब के सब? उसने चिल्लाकर कहा। चाहत के कान दुख गए और उसी के साथ कुछ लोग बाहर आए। वो सब गुंडे थे। चाहत ने उन्हें देखा और फिर रिधान को, जो गुस्से में उसके बालों को खींच रहा था। चाहत ने अपने बालों को छुड़ाने की लाख कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो उसके बाल छोड़ने को राजी ही नहीं था। ध्यान कहाँ है तुम लोगों का? हाँ, अगर अभी ये भाग जाती तो? इसी के लिए पैसे दिए हैं तुम लोगों को? रिधान ने कहा तो उन गुंडों ने सिर झुका लिया और उनमें से एक ने कहा, सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। आगे होने के लिए अब कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि रिधान ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और चाहत की ओर देखा जो नफरत से उसे ही देखे जा रही थी। फिर उसने उसके बाल कसकर खींचे और अपनी बात को पूरी करते हुए बोला, क्योंकि अब ये जिंदा ही नहीं रहेगी। गुस्से में चिल्लाते हुए उसने उसका बाल खींचा और सीधे उसके सिर उस पटरे ने दे मारा। चाहत का सिर चकरा गया, उसके सिर से खून निकल आया और वो बेहोश होने लगी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को होश में रखने की हर एक मुमकिन कोशिश की।
अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत है तो मुझे छोड़कर दिखाओ। तुम्हारी नानी अम्मा ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी चाहत नहीं। चाहत ने अपनी आंखें जबरदस्ती खुली रखते हुए कहा। क्या कहा तुमने? इतनी हिम्मत? मैं की कगार पर आ गई लेकिन अभी तक घमंड नहीं गया। रिधान ने अपने दांत को भींचते हुए कहा। घमंड मुझ में नहीं बल्कि तुझ में है रिधान, और तू तो इज्जत के काबिल तक नहीं है। धिक्कार है तुझ पर। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है तेरे और अनिरा के बारे में? तुम दोनों ही खूनी हो। तुमने अश्व के पापा का खून किया और उस अनिरा ने तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का। तुम दोनों में जरा सी भी शर्म नहीं है ना? चाहत नफरत से उसकी आंखों में देखते हुए कह रही थी। उसकी भाषा और व्यवहार में ही नफरत साफ दिख रही थी। चाहत दिखावा करने वालों में से नहीं थी। उसके मन में जो रहता था वो साफ साफ मुंह पर कह देती थी और आज भी वो वही कर रही थी, लेकिन शायद ये उसके लिए बहुत ज्यादा ही घातक साबित होने वाला था। शर्म? हाँ, शर्म मुझे नहीं, अश्व को आनी चाहिए। अपने ही दोस्त की बीवी की इज्जत पर हौंच डाला था उसने, और धर्म मुझे आनी चाहिए। लेकिन गलती उसकी भी नहीं है, खून का असर है। आखिर बाप भी तो वैसे ही था। रिधान ने गुस्से में कहा, लेकिन अगले ही पल उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा आकर लगा। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो चाहत गुस्से में लाल आंखें लिए खड़ी थी। उसका शरीर गुस्से की वजह से कांप रहा था। उसे इस रूप में देखकर रिधान को ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज स्वयं काली माता को देख लिया हो। चाहत ने उसे इतना तेज थप्पड़ मारा था कि उसके गालों पर उंगलियों के निशान तक छप गए थे। आखिर क्या होने वाला था आगे? क्या अश्व बचा पाएगा चाहत को? क्या करेगा अब रिधान? क्या चाहत बदल पाएगी इस कहानी की, या फिर वो भी मर जाएगी? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ इन नॉवल एज क्रूल हस्बैंड्स वाइफ। उस काली रात में चाहत उस बंद कमरे से भागने में कामयाब हो ही चुकी थी, लेकिन तभी उसके सामने की ऐसा इंसान आकर खड़ा हो गया जिसकी उम्मीद उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। उसे किडनैप करके वाला इंसान, रिधान। चाहत जमीन पर बैठी गहरी सांस ले रही थी कि तभी उसकी नजर अपने सामने खड़े इंसान पर गई, जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नफरत से भर गई। वो कोई और नहीं, रिधान ही था। चाहत ने नफरत से उसकी आंखों में देखा और उठने लगी, लेकिन रिधान ने गुस्से से उसके बालों को खींचा और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। उसका झंडा भींच गया था, इतना गुस्सा उसे आ चुका था। उसके होंठ चाहत के बालों पर कस चुके थे, लेकिन उसके मुंह से एक ओफ तक नहीं निकली। चाहत अब भी अपनी नफरत भरी आंखों से उसे घूरे जा रही थी कि तभी रिधान गुस्से में चिल्लाया। कहाँ मर गए सब के सब? उसने चिल्लाकर कहा। चाहत के कान दुख गए और उसी के साथ कुछ लोग बाहर आए। वो सब गुंडे थे। चाहत ने उन्हें देखा और फिर रिधान को, जो गुस्से में उसके बालों को खींच रहा था। चाहत ने अपने बालों को छुड़ाने की लाख कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो उसके बाल छोड़ने को राजी ही नहीं था। ध्यान कहाँ है तुम लोगों का? हाँ, अगर अभी ये भाग जाती तो? इसी के लिए पैसे दिए हैं तुम लोगों को? रिधान ने कहा तो उन गुंडों ने सिर झुका लिया और उनमें से एक ने कहा, सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। आगे होने के लिए अब कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि रिधान ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और चाहत की ओर देखा जो नफरत से उसे ही देखे जा रही थी। फिर उसने उसके बाल कसकर खींचे और अपनी बात को पूरी करते हुए बोला, क्योंकि अब ये जिंदा ही नहीं रहेगी। गुस्से में चिल्लाते हुए उसने उसका बाल खींचा और सीधे उसके सिर उस पटरी ने दे मारा। चाहत का सिर चकरा गया, उसके सिर से खून निकल आया और वो बेहोश होने लगी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को होश में रखने की हर एक मुमकिन कोशिश की। अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत है तो मुझे छोड़कर दिखाओ। तुम्हारी नानी अम्मा ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी चाहत नहीं। चाहत ने अपनी आंखें जबरदस्ती खुली रखते हुए कहा। क्या कहा तुमने? इतनी हिम्मत? मैं की कगार पर आ गई लेकिन अभी तक घमंड नहीं गया। रिधान ने अपने दांत को भींचते हुए कहा। घमंड मुझ में नहीं बल्कि तुझ में है रिधान, और तू तो इज्जत के काबिल तक नहीं है। धिक्कार है तुझ पर। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है तेरे और अनिरा के बारे में? तुम दोनों ही खूनी हो। तुमने अश्व के पापा का खून किया और उस अनिरा ने तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का। तुम दोनों में जरा सी भी शर्म नहीं है ना? चाहत नफरत से उसकी आंखों में देखते हुए कह रही थी। उसकी भाषा और व्यवहार में ही नफरत साफ दिख रही थी। चाहत दिखावा करने वालों में से नहीं थी। उसके मन में जो रहता था वो साफ साफ मुंह पर कह देती थी और आज भी वो वही कर रही थी, लेकिन शायद ये उसके लिए बहुत ज्यादा ही घातक साबित होने वाला था। शर्म? हाँ, शर्म मुझे नहीं, अश्व को आनी चाहिए। अपने ही दोस्त की बीवी की इज्जत पर हौंच डाला था उसने, और धर्म मुझे आनी चाहिए। लेकिन गलती उसकी भी नहीं है, खून का असर है। आखिर बाप भी तो वैसे ही था। रिधान ने गुस्से में कहा, लेकिन अगले ही पल उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा आकर लगा। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो चाहत गुस्से में लाल आंखें लिए खड़ी थी। उसका शरीर गुस्से की वजह से कांप रहा था। उसे इस रूप में देखकर रिधान को ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज स्वयं काली माता को देख लिया हो। चाहत ने उसे इतना तेज थप्पड़ मारा था कि उसके गालों पर उंगलियों के निशान तक छप गए थे। एपिसोड 74। रिधान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और सांसें तेज हो चुकी थी। चाहत ने आज उस पर हौंठ उठा दिया था। आज तक किसी ने भी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और आज चाहत ने सीधे उसके गाल पर तमाचा मार दिया था, जिसकी वजह से उसके गाल पर उंगलियों के निशान छप गए थे। रिधान ने अपना सिर घुमाकर चाहत की अपनी लाल आंखों से घूरा। चाहत भी एक पल को उन लाल आंखों में देखकर डर गई, लेकिन उसने चेहरे पर नहीं दिखाया।
घटिया अश्व के पापा, नहीं तुम्हारी सोच है। तुम्हें पता भी है तुमने क्या क्या किया है रिधान? खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हो, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, तुम इस कहानी के हीरो कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे कर्म वैसे हैं ही नहीं। कहानी का हीरो उसे कहा जाता है जो किसी का भला ना कर सके, लेकिन कम से कम वो किसी का बुरा तो ना करे। और तुम्हारी वजह से अश्व के सिर से पिता का साया उठ गया, तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, और अब तुम खुद की जस्टिफाई भी कर रहे हो। थोड़ा तो शर्म कर लो। जो तुमने उसके पापा के साथ करके उसके साथ किया है ना, उसके बाद भी वो तुम्हारा दोस्त है। सोचो उसका दिल कितना बड़ा होगा। और एक तुम हो, गंदी नाली के कीड़े। तुम हमेशा से विलेन थे और विलेन ही रहोगे। चाहत कह ही रही थी, वहीं उसकी बातें सुनते हुए रिधान की आंखें गुस्से से लाल हुई जा रही थी, जो उसने खुद भी देखा। इससे पहले कि चाहत कुछ भी समझ पाती, रिधान ने उसका बाल पकड़ा और खींचकर एक बार फिर उसका सिर उस पटरे में दे मारा। इस बार वो बच नहीं पाई और सीधे बेहोश होकर नीचे जमीन पर जा गिरी। सिर से खून बह निकला और उसी के साथ चाहत बेहोशी की हालत में पहुंच गई। साली मुझे विलेन बोल रही है? इस कहानी का हीरो मैं था और मैं ही रहूंगा। और मुझे कह रही थी कि उसके बाप के साथ मैंने गलत किया। अरे साला, मेरी अनिरा को छू रहा था, ऐसे कैसे छोड़ देता? रिधान ने दांत भींचते हुए कहा। उसकी नसें गुस्से में फूल गई थी। डालो इसको गाड़ी में, रिधान ने उन गुंडों से कहा और वहां से गुस्से में अपने कदम बढ़ा दिए। चाहत खून से लथपथ वहीं जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसे उन गुंडों ने उठाया और कार में डालकर रिधान के साथ कहीं चले गए। जहां चाहत बेहोश थी और उसे अपनी हालत का कोई भान नहीं था, वहीं अश्व बेसुध सी हालत में बस कार चलाए जा रहा था। उसे बस जल्द से जल्द चाहत अपनी आंखों के सामने चाहिए थी। पिछले 22 घंटों से उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। आज अश्व को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसकी वजह से ही हो रहा था। ना वो उस दिन अनिरा के हौंत से प्रसाद लेता, ना ही उसके और अनिरा की हालत उस तरह से होती, और ना ही ये सब होता। अश्व ने गुस्से में अपने बालों में हौंत फिराया और चाहत के बारे में सोचने लगा कि आखिर उसकी क्या गलती थी इन सब में। क्या उसकी यही गलती थी कि वो उसकी पत्नी थी, या फिर उसने उसका यूएसटी परिस्थिति में साथ दिया जब सब उसका साथ शायद छोड़ देते। अश्व की हौंत की नसें फूल चुकी थी और उसका हौंत स्टीयरिंग पर कस चुका था। उसने अपने मन में ही सोच लिया था, अगर आज रिधान की वजह से चाहत को एक भी खरोच भी आए तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चाहत के लिए उसके दिल में क्या था ये उसे नहीं पता था, लेकिन उसे बचाने के लिए वो आज सारी हदें पार कर देने वाला था। अश्व ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और उसे एक सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया जो पहाड़ी की ओर जाता था। 1 घंटे बाद रात के 1 बज गए थे और अश्व उस पहाड़ी पर आ पहुंचा। हवाएं तेज हो चुकी थी और उसी के साथ अश्व की बेचैनी भी बढ़ चुकी थी। रिधान ने उसे वहीं आने को कहा था और वो वहां पहुंच भी गया था, लेकिन रिधान कहाँ था और चाहत, उसका क्या? उसे वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था, इससे अंधेरे और उस खाई के। अभी वो वहां बेचैनी से अपने बालों में हौंत फेर ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने पीछे की तरफ गई, जहां पर एक काली कार आगे आ रही थी। उस कार की हेडलाइट से निकलती तेज रोशनी अश्व की आंखों में जाने लगी और उसकी नजरों को धुंधला करने लगी, लेकिन अश्व ने अपनी आंखें नहीं बंद की। वो उस कार की घूरे जा रहा था और उसे पता था कि उस कार में कौन था। हाँ, उस कार में रिधान था और साथ में ही चाहत भी। अश्व अब भी उस कार की घूरे जा रहा था और इसी के साथ वो कार उससे कुछ दूरी पर आकर रुकी। उसमें से रिधान बड़ी ही अदा से चलता हुआ उतरा और अश्व को देखा, जिसकी हालत बहुत ही जायद खराब थी। बाल बिखरे हुए, शर्ट जी बटन खुली हुई और कपड़ों पर अलग अलग जगह सिलवटें। आज वो अश्व धनराज लग ही नहीं रहा था, बल्कि सिर्फ अश्व लग रहा था। एक आम सा लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक ऐसा इंसान जिसकी अब कोई औकात नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी अश्व की नजरें रिधान की सामने झुकी नहीं और वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। रिधान जैसे ही कार से उतरा वैसे ही अश्व ने उसके मुंह पर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स मार दिए और गुस्से में चिल्लाकर बोला, ये लो तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स और बताओ मुझे मेरी वृंदा कहाँ है? अश्व अपनी लाल आंखों से रिधान को देख रहा था, वहीं रिधान उसके होंठों कर एक शैतानी मुस्कान थी जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अश्व नफरत भरी नजरों से रिधान की देखे जा रहा था, वहीं रिधान के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने पेपर्स को देखा और फिर उसे कार में रखते हुए अश्व से बोला, इतनी आसानी से थोड़ी ना, मुझे भी पता चल गया है तुम्हारी जान उस मैना में बसती है। वो इंसान एक लड़की के लिए अपनी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कर दे, सोचो वो लड़की कितनी खास होगी। इसलिए इतनी आसानी से तो तुम्हें वो नहीं मिलने वाली, उससे पहले तुम्हें कुछ और भी करना होगा। कहते हुए वो चालाकी से मुस्कुरा दिया। वहीं अश्व के गुस्से की दीवार टूट गई और उसका गुस्सा ज्वाला बनकर फूट पड़ा। उसने गुस्से में रिधान के शर्ट की कॉलर पकड़ ली और दांत पीसते हुए बोला, रिधान, मुझे अपने असली रूप में आने पर मजबूर मत करो। बहुत मुश्किल से तुम्हें माफ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। एक बात याद रखना, अगर वृंदा को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा इस दुनिया में ये आखिरी दिन होगा। कहते हुए उसने उसे एक झटके में छोड़ा, जिससे वो लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरा। अश्व की आंखें अंगारे उगल रही थी, जो अब सिर्फ चाहत को देखकर ही शांत होने वाली थी। बहुत कुछ बदल गया था इस कहानी में। जहां पहले अश्व को वृंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब वहीं वो उसके लिए पागलों सा हो गया था। जहां अश्व ने पिछली बार अनिरा को किडनैप किया था विलेन बनकर, वहीं इस बार चाहत किडनैप हुई थी रिधान के द्वारा। तो क्या इसका मतलब ये कहानी बदल रही थी?
क्या अब अश्व विलेन से हीरो बन गया था या फिर ये सब बस एक छलावा था? भविष्य की गर्भ में क्या छिपा था ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन रिधान के मन में कुछ खतरनाक चल रहा था। कुछ ऐसा हो अश्व और चाहत दोनों के लिए सही नहीं था। एपिसोड 75। अश्व का गुस्सा अपनी हदें पार कर चुका था, वहीं रिधान अब भी अपनी बेशर्मी भरी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए अश्व को देखा, जिसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिख रहा था, लेकिन उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अश्व को देखा और फिर अपनी जेब से एक प्लायो दिया और उससे थोड़ा दूर जाकर बोला, हम्मम तो अब थोड़ा मनोरंजन करो। एंटरटेनमेंट वो क्या है, बड़ा बोरिंग हो गया है इस तरह से किडनैपिंग करना और ये सारी हरकतें करना, तो अब तुम थोड़ा एंटरटेनमेंट कर दो। रिधान ने कहा तो, लेकिन अश्व के कुछ नहीं समझ आया। उसके चेहरे पर आए उन नासमझी के भावों को देखकर ही रिधान समझ गया कि उसकी एक भी बात अश्व के पल्ले नहीं पड़ी है। रिधान ने अश्व को देखा और फिर अचानक ही कार का दरवाजा खोल दिया। उसी के साथ चाहत बेहोशी की हालत में ही सीधे जमीन पर आकर गिर गई। उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन किसी को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अश्व ने जब चाहत को उस हालत में देखा तो जैसे उसका दिल बेचैन हो गया। वो जल्दी से उसके पास बढ़ने लगा, लेकिन रिधान ने अपनी गन निकालकर चाहत के सिर पर पॉइंट कर दी और अश्व की ओर देख चालाकियत से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलने देंगे तुम दोनों को। इसके पहले एंटरटेनमेंट करो और फिर इसे ले जाओ, बहुत सिंपल है। रिधान ने चाहत के सिर पर अपनी गन पॉइंट किए हुए ही कहा, जो इस वक्त बेहोश थी। आखिर तुम चाहते क्या हो? अश्व ने फ्रस्ट्रेशन में कहा। उसके इस सवाल को सुनकर रिधान पागलों की तरह हंसने लगा और उसकी ओर देख बोला, ओह तुम अब आए ना पॉइंट पर, मैं क्या चाहता हूं तो। रिधान सोचने लगा कि आखिर उसे अश्व और चाहत से क्या चाहिए था। ऐसा कुछ खास तो था नहीं उनके पास, अब प्रॉपर्टी भी उसकी हो चुकी थी, फिर अब क्या? अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया और वो शैतानी से मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोगों की बर्बादी। खैर अभी के लिए तुम बस मेरा एक काम कर दो और फिर जाओ यहां से, बाकी की चीजें मैं बाद में भी कर लूंगा। अश्व ने उसे अपनी लाल आंखों से नफरत से देखा। रिधान हल्के से शैतानी से मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस इस प्लाई से अपने हौंठ के नाखूनों को निकालना है, यानी कि नोचना है, वो भी जड़ से, समझे? रिधान ने कहा तो अश्व की भौहें सिकुड़ गई। वहीं चाहत जो अभी अभी होश में आई थी, उसने जब ये सुना तो वो चीख उठी, नहीं नहीं अश्व, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ये तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, तुम खुद की दर्द देने वाला कोई भी काम नहीं करेगा, फेंक दो उसे। चाहत की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पता था इस काम में कितना दर्द था। जब एक हल्का सा चीरा लगने पर इतना दर्द होता है तो अश्व को नाखून निकालने पर कितना दर्द होगा। ये सोचकर हो उसकी रूह कांप जा रही थी, लेकिन अश्व उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस बिना किसी भाव के अपने सामने खड़े रिधान को देखे जा रहा था, जो बस किसी भी पल ट्रिगर दबाने वाला था। उसके हौंठ में गन थी और उसकी पॉइंट पर चाहत। वो चाहत को कुछ भी नहीं होने दे सकता था, भले ही उसके लिए उसे कितना भी दर्द सहना पड़े। आज उसके हौंठ में कुछ भी नहीं था। आज वो मजबूर हो चुका था। उसने प्लाय लिया और सीधे अपने नाखून को पकड़ लिया। अश्व नहीं, प्लीज मत करो, मेरे लिए खुद को तकलीफ मत दो, मैं मर जाऊंगी, मत करो। ये सब कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो जानती थी अश्व ये सब बस उसी के लिए कर रहा था, उसके लिए खुद को तकलीफ देने से भी पीछे नहीं हट रहा था। वो उसकी आंखों में ऐसा कोई भी भाव नहीं दिख रहा था कि वो उस प्लाय को छोड़ दे और खुद को एक भी तकलीफ ना दे। यही तो होता है प्यार, अपने साथी को बचाने के लिए आप खुद की तकलीफ देने को भी तैयार हो जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ भी होने दूंगा, उसने कहा और उसी के साथ अश्व ने उस प्लाय से अपने नाखून को पकड़ा और उसे एक झटके में खींच दिया। चाहत की चीख पूरे जंगल में गूंज गई, लेकिन अश्व के होंठों से एक उफ तक ना निकली। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को सजा दे रहा था। उसका होंठ लहूलुहान हो गया था। चाहत ने अपनी आंखें डर से बंद कर रखी थी। रिधान ने जब उसकी आंखें बंद देखी तो उसने उसके बालों को खींचा और अश्व की और जबरदस्ती दिखाते हुए बोला, देख देख, यही सब तो मैं चाहता था। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी के काम में टांग मत अड़ाओ को। अगर तुम लोग मेरे काम के बीच में नहीं आते तो मैं ये सब थोड़ी ना करता। रिधान ने उसके बालों को बेरहमी से नोक दिया। चाहत रोए जा रही थी। वो नहीं देख सकती थी उसकी ये हालत, और वो भी अपनी वजह से। आखिर वो चाहती थी उसे, ऐसे कैसे उसे वो इतनी तड़पती हालत में छोड़ देती। उसने रिधान के हाथों में पकड़ी गन को देखा और फिर अश्व को, जो अपना दूसरा नाखून भी उसकी ओर देखते हुए नोचने जा रहा था। उसके लिए आज वो हर एक तकलीफ उठा रहा था। चाहत ने उसकी आंखों में देखा तो उसने बहुत कुछ पाया, सिर्फ पत्नी की नजरों के अलावा भी बहुत कुछ, शायद प्यार, जो वो कभी दिखा नहीं पाया। एपिसोड 76। उस पहाड़ी पर तेज हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां हो रही घटनाओं के साथ ही पूरा वातावरण भी दुखी थी। जहां अश्व के होंठ खून से लथपथ हो चुके थे, दो नाखून उसके होंठ से उखड़ चुके थे, जो उसने खुद ही उखाड़े थे सिर्फ चाहत के लिए, उसे बचाने के लिए। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। नाखून उखाड़ने पर कितना दर्द होता है इसका अंदाजा किसी को नहीं हो सकता। इतना असहाय दर्द होने के बाद भी अश्व के होंठों से उफ तक नहीं निकली और वो बस चाहत को देखे जा रहा था। होंठ कुछ कहने की फड़फड़ा रहे थे, लेकिन हाथों में हो रहे दर्द को सहन करने में उससे कुछ भी कहा नहीं जा रहा था।
वहीं चाहत उसकी ये हालत देखकर बस रोए जा रही थी। वो कभी भी उसे इस तरह से नहीं देखना चाहती थी। उसके कहानी में आने के बाद और इतना कुछ बदलने के बाद भी इस कहानी में कुछ नहीं बदला, बल्कि चीजें और बेकार हो गई और आज इस वजह से अश्व को सारी चीजें भुगतनी पड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा जैसे ये सब बस उसी की वजह से हो रहा था। उसी की वजह से अश्व के पापा की मौत की बात सामने आई और उसके अश्व की मदद करने के बाद ही ये सब हो रहा था। आखिर वो क्यों आई उसके साथ? अगर वो उससे वृंदा की तरह ही दूर रहती तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन वो नहीं मानी और उसे पसंद कर बैठी, उस पर विश्वास कर बैठी, जिसका उसे पछतावा तो बिल्कुल नहीं था, बस दुख था। दिल में दर्द था कि उसकी वजह से आज अश्व को बेहिसाब दर्द सहन करना पड़ रहा था। उसने जब देखा कि अश्व एक और बार अपने नाखून उखाड़ने जा रहा था तो उसकी सांसें रुक गई। वो उसके चेहरे पर आए पसीने, उसके खून से लथपथ होंठ को देख ही बता सकती थी कि अगर अब उसने एक और बार वो सब किया तो किसी भी पल उसके जान जा सकती है, और वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी। उसे अश्व को बचाना था, भले ही उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, भले ही उसके लिए उसे अपनी जान लेना पड़े। चाहत ने रिधान को देखा जो अपने होंठ में गन लिए खड़ा था और उसका निशाना वो थी। फिर अश्व को देखा जो एक और बार फिर से असहनीय दर्द सहने जा रहा था। उसने अश्व को देखा, उसकी आंखों के आंसू सूख गए और उसने पत्थर दिल करके अश्व से कहा, अश्व तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस सब की जड़ ही नहीं बचेगी। कहते हुए उसने रिधान के होंठ से गन लिया और उसे धक्का दे दिया, जिससे वो उससे कुछ दूरी पर जा गिरा। उसने वो गन सीधा अपने सिर पर रख लिया, बिना दो बार सोचे, बिना किसी परिणाम की कल्पना किए बिना। वहीं जब अश्व ने उसे अपने ही सिर पर बंदूक रखते हुए देखा तो उसके होंठ से प्लाए जमीन पर गिरा। वो घुटनों के बल से उठने लगा, लेकिन दर्द के मारे हिम्मत नहीं हुई। खून से लथपथ होंठ बस उस मिट्टी को भी लाल कर रहे थे। उसने आज से पहले खुद की कभी इतना लाचार नहीं पाया था। अश्व ने अपनी आंसू भरी आंखों से चाहत को देखा जो किसी भी खुद की मारने वाली थी। आज तक मैं जीना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी खुशी के बारे में सोचे, जो मुझसे प्यार करे। लेकिन आज मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं, अगर मुझे जन्म मिले तो उस जन्म में एक बार फिर मैं तुम्हारी पत्नी बनूं, और अगली बार शायद उस तरह कहानी के आकर तुम्हारी जिंदगी ना बर्बाद करो, बल्कि तुम्हें बचाऊं इस खोखली दुनिया से। आई एम सॉरी अश्वट। अश्व उसे अपनी नम आंखों से देखे जा रहा था। वो अपने सिर नामे हिला रहा था और उसे वो करने से रोक रहा था जो वो करने जा रही थी, लेकिन आज चाहत नहीं रुकने वाली थी। उसके लिए वो खुद की खत्म करने तक को तैयार थी। अश्व जमीन पर घसीटते हुए उसके करीब जाने लगा। मिट्टी पर उसके लाल खून का निशान बन चुका था। हर बढ़ते पल के साथ वो चाहत को मना कर रहा था, लेकिन आज जैसे उसने फैसला कर लिया था। आई लव यू अश्वट, मोर देन एनीथिंग, मोर देन यू कैन इमेजिन। आई लव यू, चाहत ने आखिरी बार अपनी नाम आंखों से कहा। रिधान ने जब उसे देखा कि वो खुद को ही खत्म करने वाली है तो जैसे उसे अपना प्लान खत्म होते दिखा। रिधान उसकी ओर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही एक तेज आवाज हुई और उसी के अगले ही पल चाहत उस जमीन पर जाकर गिरी। उसके सिर पर एक गोल होल था और उसमें से खून निकल रहा था। नहीं, वृंदा! अश्व चीख उठा और खुद की घसीटते हुए हड़बड़ी में उसके पास जा पहुंचा। चाहत का शरीर ढीला हो चुका था। उसके सिर से खून निकलकर उसके शरीर तो जमीन की मिट्टी की लाल कर रहा था। अश्व जल्दी से जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपने खून से सने हाथों से उसके चेहरे को थाम लिया। वो अपनी कांपती हुई आवाज में रोकर बोला, तुमने ये क्यों किया वृंदा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। वृंदा, वापस आ जाओ। आई लव यू सो मच, प्लीज कम बैक। रोते हुए उसने उसके शरीर को अपने सीने ने समेट किया। वहीं चाहत, उसे अपना शुरू ढीला महसूस हो रहा था। सुकून मिल रहा था कि अब अश्व मजबूर नहीं रहेगा। हर बढ़ते पल के साथ उसकी मौत नजदीक आ रही थी और उसके होंठों पर एक मुस्कान, वो गर्म खून उसे अपने शरीर पर महसूस हो रहा था कि कैसे वो उसके सिर से बह रहा था। अश्व के होंठों से प्यार का इजहार सुनकर उसके दिल को और सुकून मिला और उसी के साथ उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। चाहत हमेशा के लिए अश्व की जिंदगी से, इस कहानी से जा चुकी थी। अश्व उसे अपनी बाहों में भरकर रोए जा रहा था। चाहत का शरीर ठंडा पड़ने लगा था, जो अश्व भी महसूस कर रहा था। वहीं रिधान वो सब कुछ स्तब्ध सा देखे जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। भगवान से कामना है अश्व एक बार फिर कहानी में आऊं और इस बार तुम्हें एक हैप्पी एंडिंग दे पाऊं और इन शैतानों को उनकी असली जगह पहुंचा पाऊं। तुम बहुत प्यार करने लगी हूं तुमसे, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। शायद अब मेरे जाने का समय आ चुका है। मुझे प्यार करने के लिए तुम्हारा, माँ का और अक्ष का बहुत शुक्रिया। मैं फिर से तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, और इस बार वृंदा के सहारे नहीं बल्कि खुद तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, लेकिन शायद ये संभव नहीं है। चाहत अपने आखिरी पल में यही सोच रही थी और इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। उसकी सांसें थम चुकी थी। फड़फड़ाते हुए होंठ वो होंठ बंद हो चुके थे जो हमेशा अश्व का नाम लिया करते थे। एपिसोड 77। रात का समय था और उस पहाड़ी पर हवाएं बहुत तेजी से चल रही थी। अश्व के खून से सने हाथों में चाहत की लाश पड़ी हुई थी। उसने सिर से अब भी खून बह रहा था, शरीर ठंडा पड़ चुका था और सांसें वो हमेशा के लिए थम चुकी थी। अश्व की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। वहीं रिधान, वो हैरान परेशान था, उन्हें देखे जा रहा था।
वहीं उनसे दूर एक सफेद परछाई थी। उस अंधेरी रात में भी वो तेजी से चमक जरूर रही थी, लेकिन कोई उसे ना देख सकता था और ना ही छू सकता था। उसने एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई और वो चांद की भांति चमक रही थी, लेकिन उस किसी की नजर नहीं जा रही थी, या यूं कहो उसे देख ही सकता था कोई आम इंसान। उस परछाई के होंठों पर दर्द था और आंखों में आंसू। वो अपनी नम आंखों से सामने हो रहे तमाशे को देखे जा रही थी, जहां उसी की लाश उसी का पति लिए बस रोए जा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद चाहत की आत्मा थी। हाँ, इस कहानी से अब भी उसकी आत्मा बाहर निकली नहीं थी, और ऐसा क्यों था ये कोई नहीं जानता था, वो खुद भी नहीं। लेकिन अभी वो ये सब सोचने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अश्व को उस हालत में देखकर वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय लाचार बनकर खड़े होकर सब कुछ देखने के सिवाय। रिधान वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले ही अश्व की नजर उस पर पड़ गई और उसने उसे भागते हुए देख लिया। अश्व ने चाहत की लाश को वहीं जमीन पर छोड़ा और सीधे रिधान के पीछे भागा। उसे अपनी ओर आता देखकर रिधान के भागने की स्पीड बढ़ गई, लेकिन आज अश्व से ज्यादा तेज वो नहीं भाग सकता था। कुछ ही समय में वो जमीन पर लेटा धूल चाट रहा था और अश्व उसके सीने पर पैर रखकर खड़ा हुआ था। उसका एक होंठ खून से लथपथ था तो वहीं दूसरे होंठ से वही प्लाया था जिससे रिधान ने उसे खुद का ही नाखून उखाड़ने को कहा, और उसने वो किया भी बिना किसी दर्द और तकलीफ को सहे। अश्व को प्लाय अपने होंठ में पकड़कर घुमाते हुए देखकर रिधान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि अश्व जैसा सीधा इंसान आज इतना शैतान कैसे लग सकता था। उसके होंठ से खून बहकर जमीन पर टपक रहा था। चेहरे और शरीर पर भी खून लग गया था, जो उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे थे। अश्व ने शैतानी मुस्कान के साथ रिधान को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त डर साफ दिख रहा था। वो अपने पंजों के बल बैठा और रिधान के होंठ को अपने होंठ में ले लिए और उसकी उंगली ने नाखून को प्लाय से पकड़ लिया। तुम्हारी वजह से मेरे डैड की डेथ हुई, मैंने कुछ नहीं कहा, बदला लेना चाहा, लेकिन वृंदा के मेरी जिंदगी में आने के बाद मैंने उसके बारे में भी सोचना छोड़ दिया और अपनी जिंदगी चैन से जीने के बारे में सोचा। लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। पहले मेरे डैड को मुझसे छिना और अब मेरी पत्नी, मेरा प्यार, मेरी वृंदा को भी मुझसे दूर कर दिया। तुम्हें क्या लगता है इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? अश्व ने उसकी आंखों के देखा जहां डर साफ दिख रहा था। उसने कुछ पल उसके पसीने से लथपथ चेहरे को देखा और फिर एक झटके उसके नाखून को जड़ से उखाड़ दिया। एक दर्दनाक चीख पूरे पहाड़ी पर गूंज गई। वहीं चाहत, जिसकी आत्मा इस वक्त वहां थी, उसने अपने कान बंद कर लिए। रिधान के होंठ खून से सन चुके थे। वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता था, पहले दूसरे के खून से सने थे और अब अपने। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और चेहरे पर डर था कि अब अश्व उसके साथ क्या करेगा, क्योंकि इतनी आसानी से तो वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। आखिर क्या होने वाला था आगे? क्या करेगा अश्व रिधान के साथ? क्या ये कहानी बदल पाएगी या फिर यही है इसका अंत? क्या चाहत अश्व को इंसाफ दिला पाएगी? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ इन नॉवल एज क्रूल हस्बैंड्स वाइफ। रात का समय था और उस पहाड़ी पर हवाएं बहुत तेजी से चल रही थी। अश्व के खून से सने हाथों में चाहत की लाश पड़ी हुई थी। उसने सिर से अब भी खून बह रहा था, शरीर ठंडा पड़ चुका था और सांसें वो हमेशा के लिए थम चुकी थी। अश्व की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। वहीं रिधान, वो हैरान परेशान था, उन्हें देखे जा रहा था। वहीं उनसे दूर एक सफेद परछाई थी। उस अंधेरी रात में भी वो तेजी से चमक जरूर रही थी, लेकिन कोई उसे ना देख सकता था और ना ही छू सकता था। उसने एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई और वो चांद की भांति चमक रही थी, लेकिन उस किसी की नजर नहीं जा रही थी, या यूं कहो उसे देख ही सकता था कोई आम इंसान। उस परछाई के होंठों पर दर्द था और आंखों में आंसू। वो अपनी नम आंखों से सामने हो रहे तमाशे को देखे जा रही थी, जहां उसी की लाश उसी का पति लिए बस रोए जा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद चाहत की आत्मा थी। हाँ, इस कहानी से अब भी उसकी आत्मा बाहर निकली नहीं थी, और ऐसा क्यों था ये कोई नहीं जानता था, वो खुद भी नहीं। लेकिन अभी वो ये सब सोचने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अश्व को उस हालत में देखकर वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय लाचार बनकर खड़े होकर सब कुछ देखने के सिवाय। रिधान वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले ही अश्व की नजर उस पर पड़ गई और उसने उसे भागते हुए देख लिया। अश्व ने चाहत की लाश को वहीं जमीन पर छोड़ा और सीधे रिधान के पीछे भागा। उसे अपनी ओर आता देखकर रिधान के भागने की स्पीड बढ़ गई, लेकिन आज अश्व से ज्यादा तेज वो नहीं भाग सकता था। कुछ ही समय में वो जमीन पर लेटा धूल चाट रहा था और अश्व उसके सीने पर पैर रखकर खड़ा हुआ था। उसका एक होंठ खून से लथपथ था तो वहीं दूसरे होंठ से वही प्लाया था जिससे रिधान ने उसे खुद का ही नाखून उखाड़ने को कहा, और उसने वो किया भी बिना किसी दर्द और तकलीफ को सहे। अश्व को प्लाय अपने होंठ में पकड़कर घुमाते हुए देखकर रिधान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि अश्व जैसा सीधा इंसान आज इतना शैतान कैसे लग सकता था। उसके होंठ से खून बहकर जमीन पर टपक रहा था। चेहरे और शरीर पर भी खून लग गया था, जो उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे थे। अश्व ने शैतानी मुस्कान के साथ रिधान को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त डर साफ दिख रहा था। वो अपने पंजों के बल बैठा और रिधान के होंठ को अपने होंठ में ले लिए और उसकी उंगली ने नाखून को प्लाय से पकड़ लिया।
तुम्हारी वजह से मेरे डैड की डेथ हुई, मैंने कुछ नहीं कहा, बदला लेना चाहा, लेकिन वृंदा के मेरी जिंदगी में आने के बाद मैंने उसके बारे में भी सोचना छोड़ दिया और अपनी जिंदगी चैन से जीने के बारे में सोचा। लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। पहले मेरे डैड को मुझसे छिना और अब मेरी पत्नी, मेरा प्यार, मेरी वृंदा को भी मुझसे दूर कर दिया। तुम्हें क्या लगता है इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? अश्वर ने उसकी आंखों के देखा जहां डर साफ दिख रहा था। उसने कुछ पल उसके पसीने से लथपथ चेहरे को देखा और फिर एक झटके उसके नाखून को जड़ से उखाड़ दिया। एक दर्दनाक चीख पूरे पहाड़ी पर गूंज गई। वहीं चाहत, जिसकी आत्मा इस वक्त वहां थी, उसने अपने कान बंद कर लिए। रिधान के होंठ खून से सन चुके थे। वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता था, पहले दूसरे के खून से सने थे और अब अपने। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और चेहरे पर डर था कि अब अश्व उसके साथ क्या करेगा, क्योंकि इतनी आसानी से तो वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। एपिसोड 78। रिधान की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी थी क्योंकि अश्वर ने बुके नाखून को बेदर्दी से जड़ से उखाड़ दिया था। जिस तरह से अश्वर ने अपने नाखून खुद ही उखाड़े और एक बार भी उफ किए बिना सारा दर्द जब्त किया, वैसा रिधान नहीं कर पा रहा था। दर्द उसके सिर पर चढ़ चुका था। एक चीरा लगने पर जब इतना दर्द होता है तो उसका, तो फिर भी उसका नाखून उखाड़ दिया गया था। चाहत की आत्मा ने अपने कान बंद कर लिए थे। वो इस दर्दनाक मंजर को नहीं देख सकती थी। वो अपने अश्व को इस तरह नर्क का देवता बनते हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन इसमें वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। ना ही अश्व उसे सुन पाता और ना ही वो उसे देख पाता। एक आत्मा को जाए ही देख सकता था। चाहत ने अपनी आंखें धीरे से खोली तो पाया कि अश्व अपने होंठ में प्लाय पकड़े जमीन पर लौटते हुए दर्द में तड़पते हुए रिधान को अपनी सुनी आंखों से देखे जा रहा था। आज उसके चेहरे पर अगर कोई भाव थे तो वो सिर्फ नफरत और बदले के थे। बदला अपनी बीवी के मर जाने का, जो सिर्फ और सिर्फ रिधान की वजह से हुआ था। अश्व कभी भी रिधान की इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था और आज तो उसका आखिरी दिन भी आ चुका था। आज उसे अश्व से और उसकी मौत होने से कोई भी नहीं बचा सकता था। अश्व ने अपनी लाल आंखों से उसे घूरा और एक एक करके और सारे नाकजन उखाड़ डाले। रिधान का दर्द असहनीय हो चुका था। उसकी 10 उंगलियों के नाखून अश्व ने प्लाय से उखाड़ डाले। वो पसीने और खून से लथपथ बस जमन पर लौटे जा रहा था। वहीं अश्व के चेहरे पर पड़ी खून की बूंदें और उसके होंठ की उंगलियों से रिश्ता खून उसे नर्क का देवता बना रहे थे। आज वो इतना भयानक लग रहा था कि उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वो अश्व है। चाहत अपनी नम आंखों से अश्व को शैतान बनता हुआ देख रही थी। अश्व ने रिधान का कॉलर पकड़ा और उसे यूं ही घसीटते हुए उस तरफ लाया जहां चाहत की लाश पड़ी हुई थी। हाँ, चाहत का शरीर और उसकी आत्मा अलग हो चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की कि अश्व उसे सुन सके, लेकिन उसने तो उसकी ओर देखा तक नहीं। अश्व रिधान को कॉलर से घसीटते हुए उस तरफ ले आया। पूरे रास्ते पर खून की एक लाइन बन चुकी थी जो रिधान के हाथों से निकल रही थी। अब भी अश्व का ध्यान अपने दर्द पर नहीं था। उसे कुछ दिख रहा था तो बदला, अपने पिता और अपनी पत्नी की मौत का बदला, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रिधान ही था। अश्व ने उसे एक झटके में उस जमीन पर पटक दिया और दर्द ने बिलबिलाते हुए रिधान वहीं लौट गया। अश्व ने रिधान की ओर देखा और फिर उस गन को जो चाहत के मृत शरीर के होंठ में अब भी पड़ी हुई थी। अश्व ने बिना कुछ सोचे समझे उस गन को उठा लिया और रिधान की ओर आकर उसकी ओर निशाना साध दिया। रिधान की आंखें डर से फैल गई। अश्व के होंठ ने गन देखकर क्या वो आज उसे मार देने वाला था? क्योंकि आज जो उसने किया था उसके बाद कोई भी पति उसे मारने ने एक बार भी नहीं सोचेगा। उस पर भी उसने तो उसके पापा को भी मारा था। रिधान पसीने से लथपथ हैरानी से अश्व को देखे जा रहा था। अश्व, देखो, ये सब करके से की फायदा नहीं है। तुम क्यों मुझ जैसे पापी के खून से अपने होंठ गंदे कर रहे हो? हाँ, तुम ना मुझे पुलिस के हवाले कर दो, उसके बाद कोर्ट मुझे वैसे भी फांसी की सजा दे देगा, है ना? रिधान ने मरने डर से थर थर कांप रहा था और अश्व को दूसरा रास्ता बता रहा था जो आगे चलकर उसे बचा सकते थे। अश्व वो गन अपने सिर पर रखकर खुजलाया और फिर हंसते हुए रिधान की ओर देखा। तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ किया है? हम जब मैं अभी ही तुम्हें मार सकता हूं तो पुलिस के पास क्यों जाऊं? और वैसे भी जो मेरे साथ इतने साल पहले हुआ ना, जब मेरे पापा मर गए थे, उसके बाद मेरा इस कानून और पुलिस पर से विश्वास उठ गया है, इसलिए तुम्हें तो मैं ही मारूंगा। इतना कहते हुए उसने एक बार फिर वो गन रिधान के माथे पर पॉइंट कर दी और उसी के साथ रिधान की आंखें डर से फैल गई। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाता एक तेज आवाज गूंजा। चाहत की आत्मा की आंखें हैरानी से फैल गई अपने सामने के मंजर को देखकर। सामने ही रिधान की लाश पड़ी हुई थी और उसके सिर के बीचों बीच एक होल था जिसमें से खून बह रहा था। अश्व ने उसे मार दिया था। आज उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। वो खून से नहाया हुआ था और उसी ही साथ मुस्कुराते हुए वो किसी शैतान सा लग रहा था। चाहत अपनी नम आंखों से मुस्कुराते हुए उस देख रही थी, लेकिन उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। शायद इस कहानी का अंत आ चुका था। अब अश्व अपने आप को खत्म करने वाला था। उसने कहानी में भी पढ़ा था जब वृंदा मरती है तब अश्व भी रिधान को मारकर अपना बदला पूरा करने के बाद खुद को मार देता है। यही सब सोचकर उसके आंसू बहे जा रहे थे। प्लीज अश्व, खुद को मत मारना, ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही किया है। प्लीज मेरे किए पर पानी मत फेरना, तुम जी सकते ही। प्लीज खुद की मत मारना, खुद को मत मारना। कहते हुए वो बस अश्व को देखे जा रही थी। वहीं अश्व अब चाहत के लाश की ओर मुड़ चुका था।
उसके कदम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। अश्व की आंखें सुनी थी, शरीर खून से सना हुआ, होंठ में अब भी वो खून से सनी काले रंग की गन मौजूद थी। आगे अश्व क्या करने वाला था ये तो बस वही जानता था, लेकिन चाहत चाहती थी कि ये कहानी बदल जाए सिर्फ अश्व के लिए। उसके बाद भले ही उसे जीने को मिले या नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता, बस अश्व बच जाए। एपिसोड 79। तेज हवाओं के साथ ही अश्व भी चाहत के मृत शरीर के पास जा पहुंचा, जहां पहले से ही चाहत की आत्मा खड़ी हुई थी। अश्व के कदम उसके आगे आकर कमजोर पड़ गए और वो वहीं जमीन पर निढाल सा गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। चाहत की आत्मा उसे अपनी नम आंखों से देखे जा रही थी। आखिर कैसे देख सकती थी वो अपने ही प्यार को अपने ही मृत शरीर के सामने रोता हुआ देखकर। भले ही उसकी नजरों में इस कहानी में वो वृंदा हो, लेकिन प्यार तो उसने किया था अश्व से। चाहत ने किया था इस कहानी के खलनायक से, जो खलनायक होकर भी नायक था, और वो नायक जिसे सब पसंद करते थे वो दिल का कितना काला था ये सबके सामने आ गया था। जहां चाहत नम आंखों से अश्व को देखे जा रही थी, वहीं अश्व चाहत के मृत शरीर को अपनी बाहों में लिए हुए बस रोए जा रहा था। उसने भले ही चाहत को कभी अपने दिल की बात नहीं बताई, लेकिन सच तो यही था कि वो उससे बहुत प्यार करता था, इतना कि वो शब्दों में बयां तक नहीं कर सकता था। वो उसे कितना चाहता था, उसे ये तो बस उसके आंसू और उसकी दर्द भरी चीख से ही पता चल सकता था। चाहत की आत्मा वहीं रोने लगी और वो अश्व के पास चली गई। अश्व प्लीज मत रो, मैं वैसे भी वृंदा नहीं हूं। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी जिंदगी जियो और आगे बढ़ जाओ, मुझे भूलकर कुछ भी गलत मत करना, और हमेशा खुश रहना। शायद ही अब तुमसे कभी मिल पाऊं। चाहत अपनी नम आंखों से रोते हुए कहे जा रही थी, लेकिन अश्व सुन तक नहीं सकता था। उसका शरीर वहीं मृत पड़ा हुआ था और आत्माएं कभी बातें नहीं करती और ना ही कोई उनकी आवाजें सुन सकता था। वहां अश्व चाहत की मौजूदगी से दूर उसके मृत शरीर को अपने सीने से लगाए बस रोए जा रहा था। उसकी दर्द भरी चीखें और सिसकियां इस बात का सबूत थी कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता था। कौन कहता है कि लड़के रोते नहीं? यहाँ देखो, आज कभी भी अपने दिल के भाव को ना बताने वाला अश्व फूट फूट कर रो रहा था चाहत के लिए, अपने प्यार के लिए। अश्व ने अपने खून से सने हाथों से चाहत के चेहरे को पकड़कर रोते हुए कहा, क्यों वृंदा, क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं कर रहा था तुम्हें बचाने की कोशिश। तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं, तो ये सब तो बस रत्ती भर था। तुमने ये क्यों किया? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वापस आ जाओ वृंदा, आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। कभी कह नहीं पाया, लेकिन बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। कुछ कह नहीं पाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे बदले की वजह से तुम्हें कुछ ना हो जाए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं नहीं बचा पाया तुम्हें। आज मुझे पता चल रहा है कितना लाचार हूं मैं, कितना कमजोर हूं मैं, जो अपने ही प्यार को नहीं बचा पाया। ये सब कहते हुए उसकी हिचकियां बंध चुकी थी, लेकिन वो बस खुद की कोसे जा रहा था। वो चाहत के साथ हुए हर एक अत्याचार का दोषी खुद को मान रहा था, जबकि ऐसा था ही नहीं। अगर तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी तो मैं जी कर क्या करूंगा? कुछ बचा नहीं है अब मेरे पास, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ वृंदा। काश कोई ऐसी दुनिया हो जहां हम दोनों एक बार फिर मिल सके और मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं चाहत वो हैरानी से उसे देखे जा रही थी। नहीं अश्व, ये मत करना, मैंने इसलिए ये सब नहीं किया है। तुम खुद को कुछ भी नहीं करोगे। चाहत रोए जा रही थी, लेकिन अश्व को उसकी कोई बात नहीं सुनाई दे रही थी। आत्मा की चीख पुकार कोई नहीं सुन सकता था। चाहत रोते हुए उसे देख रही थी और वहीं अश्व ने गन उठाकर अपने माथे पर रख की थी। उसके एक होंठ में गन थी तो दूसरे होंठ से चाहत के मृत शरीर का होंठ। उम्मीद है वृंदा, इस जहान में कोई तो ऐसी दुनिया होगी जहां हम दोनों एक हो सकेंगे, बिना किसी बाधाओं के। शायद मैं तब तुम्हें बता सकूं कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और उसी के साथ उसके आंखों के आंसू बहने से साथ ही एक तेज आवाज उठी और वो निढाल सा जमीन पर गिर गया। जैसे ही अश्व जमीन पर गिरा, वैसे ही ना जाने कैसे, लेकिन चाहत की आत्मा कहीं विलुप्त हो गई और वो अश्व को एक आखिरी बार देख तक नहीं पाए। अश्व मर चुका था। उसके होंठ में चाहत का होंठ अब भी था। उसकी पकड़ ढीली हो चुकी थी, लेकिन साथ नहीं छूटा था। होंठ खून से सन चुके थे, जैसे किसी से उनके होंठ पर लाल कुमकुम लगा दिया हो। इस कहानी को उसके अंजाम पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया गया था। आज चाहत और अश्व की प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। आसमान तक रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जमीन पर बिछी चटाई पर बेतरबी से सोई हुई थी। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी और चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। नींद में वो कुछ चींजे बड़बड़ा रही थी, जिन्हें की समझ नहीं सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर आए भावों को देख ये जरूर समझ सकते थे कि वो कोई बुरा सपना जरूर देख रही थी। अचानक ही वो चिल्लाकर उठ बैठी। अश्वतत डर के कारण उसकी सांसें फूल रही थी। उसे अपनी कोई सुध बुध नहीं थी। उसे बस इस वक्त अश्व का वो चेहरा दिखाई दे रहा था, जब वो खून से लथपथ उसका हाथ थामे जमीन पर पड़ा हुआ था। एपिसोड 80। एक लड़की बिस्तर पर बैठी हौंफ रही थी। अभी अभी उसने जो सपना देखा था, उसे देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब सपना हो। वो कैसे ये सब सच सकती थी? उसकी आंखें इस वक्त बंद थी। कुछ समय पहले जो दर्द उसके शरीर में गोली लगने के बाद महसूस हुआ, वो अब नहीं हो रहा था। जो सुकून महसूस हुआ था, जो हल्कापन, वो अब नहीं हो रहा था।
उसने आंखें बंद किए ही अपने सिर छुआ तो महसूस किया कि जो छेद उसके खुद को गोली मारने की वजह से हुआ था वो कहीं गायब सा हो गया था। उसने हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोली। उस लड़की ने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक अजीब से कमरे में पाया। वो कमरा छोटा सा था और उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो एक कोठरी हो। उसके आसपास देखा और अचानक से अपने शरीर को छूते हुए बोली, ये सब क्या है? मैं कहाँ हूँ और अश्व वो कहाँ है? वो जल्दी से उस चटाई पर से उठी और खुद को सही करके आगे बढ़ने लगी कि तभी एक औरत आई और उसके बाल खींचने लगी। दर्द से उसकी चीख निकल गई और वो चिल्ला उठी, कौन हो तुम? मेरे बाल छोड़ो। को दर्द में तड़प रही थी लेकिन वो औरत उस छोड़ने तक को नहीं तैयार थी। वो औरत उसके बालों को जोर से खींचते हुए दांत पीस कर बोली, डॉ कौड़ी की लड़की मुझे ऑर्डर दे रही है। चल तैयार हो कट, आज तेरी शादी है और ये मुंह जो सुअर की तरह बिगाड़ रखा है ना थोड़ा सही कर ले, वरना पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। आधे घंटे हैं तेरे पास, जल्दी से तैयार हो जा और ये रहे कपड़े। उस औरत ने उसके मुंह पर कपड़े दे मारे और उसके बालों को एक झटके में छोड़ दिया। जहां चाहत उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी वहीं उसके इस तरह अचानक से छोड़ने पर वो संभल नहीं पाई और सीधे जमीन पर जा गिरी। उसके सिर पर टेबल का कोना लग गया और उसके सिर से खून बहने लगा। दर्द से उसकी आंखें बंद हो गई। ठीक उसी जगह पर चोट लगी जहां पर उसे गोली लगी थी, लेकिन इतनी भी तेज गहरी चोट नहीं थी। वो वहां से उठी और उस लहंगा चोली को देखने लगी जो उसकी शादी के लिए आया था। शादी मेरी, लेकिन आखिर हुआ क्या मेरे साथ? मैं तो अश्वर के साथ, मैं तो मर चुकी थी फिर। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर बहने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। पहले उसने खुद को मारा अपने प्यार अश्वर को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो उसे बचा नहीं पाई और आखिर में अश्वर ने उसके गम में खुद को ही खत्म कर लिया। और अब वो इस अनजान जगह पर आ चुकी थी जहां उसकी शादी बताई जा रही थी और उसे दुल्हन के रूप में तैयार होने को कहा जा रहा था। उसने वो कपड़े लिए और उठ खड़ी हुई। उसने देखा कि कमरे में एक दीवार पर एक टूटा हुआ आईना चिपकाया गया था। वो दीवार तक गांव को लग रही थी। जैसे मिट्टी के घरों में कांच को मिट्टी से चिपकाया जाता है वैसे वो कांच टूट चुका था। वो उठी और उसमें उसने अपना चेहरा देखा। वो डरकर पीछे हो गई। ये कैसे हो सकता है? वृंदा का शरीर तो वो तो मारा जा चुका था। फिर ये सब क्या हो रहा है और मैं एक बार फिर इस शरीर में क्या कर रही हूँ? हाँ, वो चाहत थी एक बार फिर वृंदा के शरीर में और इस बार बहुत पहले। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर गई। कहाँ कुछ लोग अंदर की ओर आ रहे थे। उसकी नज़रें जैसे जम सी गई। वो लोग कोई और नहीं बल्कि शालिनी जी और अक्ष थे। उसकी आंखें हैरानी से फैली लेकिन अगले ही पल नम भी हो गई। शालिनी जी और अक्ष को एक बार फिर देखकर उसकी आंखें नम हो गई। जहां शालिनी जी ने उसे एक मां की तरह इतने दिनों तक प्यार दिया था, वहीं अक्ष भी उसके लिए उसके भाई की तरह था, एक दोस्त की तरह था जो उसका हर मुश्किल परिस्थिति में साथ देता था। उसके आंखों के कोरों से आंसू की बूंदें बह निकले और होंठों पर मुस्कान तैर गई, एक दर्द भरी मुस्कान। चाहत ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और शालिनी जी और अक्ष को देखने लगी जो खुश थे। उन्हें देख ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उन्हें चाहत और अश्व की मौत का कोई इल्म भी होगा। चाहत के दिमाग में कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे इतना तो समझ आया था कि कुछ तो हुआ था उसके साथ, कुछ बहुत बड़ा जिसे उसे खुद ही ढूंढना था। वो कमरे में आई और होंठ मसलते हुए इधर उधर घूमकर कुछ सोचने लगी। मैं मर चुकी थी लेकिन मेरी आत्मा अश्व को देख सकती थी। ना वो मुझे देख सकता था और ना ही सुन सकता था। उसने खुद को गोली मारी और उसके बाद मेरी आंख सीधे यहाँ खोली, एक बार फिर से वृंदा के रूप में, और वो भी उसकी शादी के ठीक पहले, बल्कि उसी दिन। इसका मतलब अश्व। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। शायद वो समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, उसे बस अश्व की चिंता थी। उसे देखने की, उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार करने की और उसे बताने की कि आखिर वो उससे कितना प्यार करती थी। क्या क्या इसका मतलब कि मैं एक बार फिर इस कहानी में आ चुकी हूँ और टाइम के बहुत पहले? लगता है ये सेकंड लूप है। इसका क्या मतलब है आखिर? पिछली बार मैं तब कहानी में पहुंची थी जब वृंदा ने खुद को मारने की कोशिश की था, लेकिन इस बार शादी के पहले ही पहुंच चुकी हूं। फिर ये इसका मतलब क्या है? चाहत खुद से ही सवाल किए जा रही थी। उसे समझना था कि आखिर उसके इस कहानी में इस तरह सेकंड टाइम लूप में आने का मतलब क्या था। आखिर क्या मतलब था उसके इस तरह एक बात फिर वृंदा बनकर इस कहानी में वापस आने का? वो फिर से अपनी जिंदगी में जा सकती थी या फिर हमेशा के लिए मर सकती थी, लेकिन इस तरह कहानी की शुरुआत में आने का क्या मतलब था, और वो भी वृंदा और अश्व की शादी के दिन? इस गुत्थी को सुलझाने में उसे बहुत समय लगने वाला था, लेकिन वो इसके लिए तैयार थी और अश्व को बचाने के लिए एक बार फिर मारने को। अब बस देखना ये था कि क्या चाहत अश्व को बचा पाती है या नहीं। एपिसोड 81। सुबह का समय था जब चाहत उस कोठरी जैसे कमरे में बंद खुद को आईने देखते हुए सोच रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ जो वो एक बार फिर उस कहानी में आ गई। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक ही किसी की आवाज सुनाई दी, अश्व, अरे दूल्हा आ गया। चाहत के कान खड़े हो गई उस एक शब्द को सुनकर। अश्व, बस यही एक नाम तो वो सुनना चाहती थी। बस उसी एक इंसान को तो वो देखना चाहती थी जिसका नाम अश्व धनराज था।
उससे रहा नहीं गया और वो जल्दी से घूमी और सीधे खिड़की के सामने जाकर रुकी। उसकी आंखों के सामने ही उसकी शादी की बारात लाई जा रही थी, जहां सब नाच रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और वहीं उसकी सुनी आंखों को किसी का इंतजार था। उसे दुल्हे की पगड़ी तो दिखी लेकिन चेहरा नहीं देख पा रही थी। चाहत अपने पैर उचकाकर उसे देखने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो देख नहीं पा रही थी। उसका मुंह बन गया था और मन एक बार फिर दुख ही गया था। उसने वहां से जाने की सोची कि तभी उसकी आंखों को एक सुकून का एहसास हुआ जब उस खास इंसान का चेहरा उसकी आंखों के आगे आया। चाहत अपनी नम और खुशी से भरी आंखों से एक बार फिर अश्व को बस देखे जा रही थी। अश्व को अपनी आंखों में बसा कर रख लेना चाहती थी वो, लेकिन ये संभव नहीं था। चाहत ने जब उसे उस शेरवानी में देखा तो जैसे उसके दिल को बहुत दिनों के बाद एक खास ठंडक मिली हो। आज तक उसने उसे बस उन तस्वीरों में ही इस शेरवानी में देखा था जब उसकी और वृंदा की शादी हुई थी, लेकिन आज वो खुद उसे अपनी आंखों से देख पा रही थी। चाहत को नजरों से उसे उस रूप में देखकर चाहत के दिल को जितनी खुशी मिल रही थी ये उसके होंठों की मुस्कान और उसके आंखों में आए नमी के कारण पता चल रहा था। आज अभी कुछ समय पहले जिस लड़की ने अपने प्यार को अपनी ही आंखों के सामने खुद के लिए मरते हुए देखा, अब वो उसे ही एक बार फिर जिंदा देखकर मुस्कुरा रही थी। अश्व के होंठों पर वहां कोई मुस्कान नहीं थी क्योंकि उसके लिए तो ये शादी बस जबरदस्ती थी, लेकिन यहाँ चाहत के होंठों पर सुकून से भरी मुस्कान और आंखों में नमी थी उसे वहां जिंदा देखकर। उसने जब उसे वहां खुद को गोली मारते देखा था तो उसे ही पता था उसके दिल पर कितने खंजर चुभे थे। चाहत के दिल के कितने टुकड़े हुए थे ये वही जानती थी, लेकिन अब अश्व जिंदा था। भले उसने इतने दुख दर्द झेलकर उसे बचाने की हर कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं पाई, मगर अब वो उसे बचा सकती थी क्योंकि कहानी एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। चाहत ने भगवान से प्रार्थना की थी कि वो एक बार फिर अश्व से मिल सके, उसे बता सके कि वो उससे कितना प्यार करती है। वैसे ही अब उस कहानी को शुरुआत एक बार फिर हो चुकी थी। उसने भगवान से कामना की थी कि वो एक बार फिर अश्व की बीवी बन सके, उसके साथ साथ फेरे ले सके, उसके साथ सुकून से जिंदगी बिता सके, किसी की जबरदस्ती से नहीं बल्कि अपनी खुशी से। लेकिन क्या ये संभव था? क्या वो अश्व के साथ सुकून से रह सकती थी जब उसके सिर पर रिधान नाम का खतरा मंडरा रहा हो? यही सब सोचते हुए उसके होंठों पर आई वो प्यारी सी मुस्कान एक ही पल में गायब हो गई। नहीं, मैं फिर से अपनी वजह से अश्व को कुछ नहीं होने दे सकती। वो सब बस मेरी वजह से हुआ था। अगर मैं उसकी जिंदगी में ना होती तो शायद अश्व को कुछ ना होता। मैं कैसे उससे शादी कर लूं? मैं एक बार फिर उसे अपनी आंखों के आगे मरते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। उसे कुछ नहीं होना चाहिए और इस बार इस बात की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। उसे हर हाल में सुरक्षित रखूंगी लेकिन अपनी शक्ल उसे कभी नहीं दिखाऊंगी। शायद ही उसे मैं याद भी हो, लेकिन अगर मैं उसकी जिंदगी में रहूंगी ही नहीं तो ना ही उसे मुझसे प्यार होगा और ना ही वो खुद को कभी मारने के बारे में सोचेगा। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने अपने आंसू पोंछे और जल्दी जल्दी सारे क्लूज को जोड़ने लगी। पहली बार कहानी में अश्व को जान इसलिए गई थी क्योंकि उसे गिल्ट था इस बात का कि वो कभी वृंदा को समझ नहीं पाया। उस बार उसने अनिरा को किडनैप किया था, लेकिन इस बार रिधान ने मुझे किडनैप किया और अश्व को मुझसे प्यार जो गया, जैसे हीरोज को होता है। तो क्या इसका मतलब कहानी बदली थी और उसके एक कदम ने अश्व की जान तक को दांव पर लगा दिया? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना तो जरूर समझ गई थी कि अश्व के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बस उसकी गलती थी। इसलिए उसने अपने मन में ही एक कठोर फैसला ले लिया। वो दौड़कर एक बार फिर खिड़की के पास गई जहां से अश्व का चेहरा उसे दिख रहा था। अभी अश्व के चेहरे पर दाढ़ी नहीं आई थी, वरना उसके सामने तो वो हमेशा बड़ी हुई दाढ़ी के साथ ही आया था। बिना दाढ़ी के भी वो बहुत हैंडसम लग रहा था, इतना कि अगर इस वक्त वो किसी भी लड़की से कह दे कि वो उससे शादी कर ले तो वो तुरंत कर लेगी। चाहत को वृंदा की किस्मत पर नाज हो रहा था। आखिर कितना खूबसूरत और समझदार पति मिला था उसे, बस कमी थी तो प्यार की। उसे कोई प्यार देने वाला चाहिए था। अश्व वो इंसान था जिसे आप अगर एक मुस्कान भी देते हो तो वो आपका दिन खुशियों से भर देगा। चाहत ने भी उस कुछ छोटे छोटे पल में समझकर खुशियां दी थी और आखिर में वो उससे प्यार कर बैठा। मुझे माफ कर दो अश्व, मैं जानती हूँ कि मैं जो करने जा रही हूँ वो बहुत गलत होगा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए जब मैंने अपनी जान देने के बारे में तक नहीं सोचा तो फिर ये तो बहुत छोटी सी बात है। तुम्हें बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। कहते हुए चाहत के होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई और उसने अपने आंखों के कोरे की साफ कर लिया। वो अभी अश्व को देख मुस्कुरा ही रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चाहत चौंक गई। उसे नहीं पता था कि इस वक्त उसके पीछे कौन खड़ा था और नहीं उसे बस इस बात की चिंता थी कि उस इंसान ने उसकी बात ना सुन ली हो। एपिसोड 82। सुबह का समय था जब दूसरी टाइम लाइन में आने के बाद चाहत उस रूम की खिड़की के पास खड़ी होकर अश्व को निहारे जा रही थी जो इस वक्त उसी से शादी करने के लिए आया था। उसके चेहरे को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो इस शादी से खुश ना हो, और ये बात सच भी थी। अश्व ने खुद उसे बताया था कि वो वृंदा से शादी करने को तैयार नहीं था, फिर वो यहाँ खुश कैसे हो सकता था? वो अभी अश्व को देख मुस्कुरा ही रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चाहत चौंक गई। उसे नहीं पता था कि इस वक्त उसके पीछे कौन खड़ा था और नहीं उसे बस इस बात की चिंता थी कि उस इंसान ने उसकी बात ना सुन ली हो।
चाहत ने डरते हुए अपनी नजरें घुमाई और मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पीछे एक लड़की उसकी ही उम्र की खड़ी थी। उसे समझ नहीं आया कि वो कौन है। कहानी में भी उसका कोई जिक्र नहीं था और अब वो उसके सामने खड़ी थी जिसके बारे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चाहत ने नासमझी में उसे देखा और फिर समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर वो है कौन। दीदी आप तैयार नहीं हुए, मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, आप तैयार हो जाओ। चाहत के उसकी बात सुनी तो उस समझ आया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा चाची की बेटी थी जो उसके ही उम्र की थी। उसके चाचा ने अश्व की शादी उससे करवाने की कोशिश की था लेकिन शालिनी जी की जिद की वजह से ये हो नहीं पाया और अब उसकी शादी अश्व से हो रही थी। चाहत ने उसकी आंखों में देखा तो एक दुख पाया। शायद उसका दिल चाहत के लिए साफ था, इसलिए उसके साथ हो रही जबरदस्ती के कारण उसका मन दुखी था। चाहत ने कुछ पल सोचा और अचानक ही बोल उठी, तुम्हारा नाम क्या है? उसके इस सवाल को सुनकर वो लड़की सोच में पड़ गई कि आखिर वृंदा उससे ये सवाल क्यों कर रही थी जबकि वो उसका नाम जानती थी। उसके दिल में बस एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या सच में उसके सामने ये लड़की वृंदा ही है या नहीं, या फिर वो कोई और है। उसके चेहरे पर आए भावों को देख चाहत समझ चुकी थी कि उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो सारे शब्द उसकी जबान से निकल चुके थे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उस लड़की ने उसे नासमझी में देखा और बोली, दीदी ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपको पता तो है मेरा नाम कीर्ति। उसकी बात सुनकर चाहत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कुछ बोली नहीं। मैं मानती हूँ दीदी, मम्मी पापा ने आपको बहुत परेशान किया है और उन सब की वजह मैं हूँ। मुझे माफ कर दो दीदी। मैं चाहती हूँ कि आप ये शादी कर लो, फिर शायद आपको प्यार मिल जाएगा। मैंने देखा शालिनी आंटी को, वो आपसे बहुत प्यार करेगी और जैसे जैसे समय बढ़ेगा अश्व जीजू भी आपको प्यार करने लगेंगे। प्लीज आप ये शादी कर लो। मुझे लगेगा जैसे मेरे सिर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी उतर गई है। मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ जो आपको यहाँ रहकर कभी नहीं मिलेगी। कहते हुए कीर्ति की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो अपने मुंह छिपाए रोने लगी। चाहत उसकी बातों से ही समझ गई थी कि कीर्ति बस उसकी खुशी चाहती थी। चाहत ने उसे अपने गले लगा लिया और बोली, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्यार का तो पता नहीं लेकिन मैं खुश जरूर रहूंगी आज के बाद, क्योंकि आज मैं वो करूंगी जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चाहत के इस तरह से गले लगाने पर कीर्ति की आंखों से आंसू बह निकले और वो गले से चिपकी रही। जब उसने चाहत की आगे की बात सुनी तो वो उससे अलग हुई और खुश होकर बोली, मतलब आप शादी के लिए तैयार हो ना? कीर्ति ने कहा तो चाहत सोच में पड़ गई। उसने जो सोचा था वो शादी करने में तो नहीं आता था, लेकिन हाँ उसके इस कदम को उठाने के बाद उसकी जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत आती, लेकिन अश्व फिर सुरक्षित हो जाता। और इस समय उसके लिए अश्व को बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था, खुद अपनी जान भी नहीं, और उसे वो साबित कर चुकी थी। चाहत ने कुछ पल कीर्ति को देखा और फिर उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसकी बात सुनकर कीर्ति ने नासमझी में उसे देखा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर चाहत के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन वो इतना तो समझ गई थी कि इस वक्त चाहत को उसकी बहुत जरूरत थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। कीर्ति चाहत की मदद करने को तैयार थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि आखिर वो करना क्या चाह रही थी। कीर्ति चाहत की इतनी मदद कर रही थी तो सोचो क्या वो वृंदा की मदद नहीं करती। सच बात तो यह है कि वृंदा ने कभी भी कुछ बदलने की कोशिश की ही नहीं, जो जैसे मिला उसे स्वीकार कर लिया, और अगर आप इस तरह जिंदगी जीते हैं तो अंत में आपको दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। ये बात चाहत बहुत अच्छे से समझ गई थी। आखिर क्या होने वाला था आगे? क्या करने वाली थी चाहत अब अश्व को बचाने के लिए? क्या कीर्ति उसका वो सब करने में साथ देगी? क्या चाहत बचा पाएगी अश्व को इस टाइमलाइन में? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ इन नॉवल एज क्रूल हस्बैंड्स वाइफ। सुबह का समय था जब दूसरी टाइम लाइन में आने के बाद चाहत उस रूम की खिड़की के पास खड़ी होकर अश्व को निहारे जा रही थी, जो इस वक्त उसी से शादी करने के लिए आया था। उसके चेहरे को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो इस शादी से खुश ना हो, और ये बात सच भी थी। अश्व ने खुद उसे बताया था कि वो वृंदा से शादी करने को तैयार नहीं था, फिर वो यहाँ खुश कैसे हो सकता था? वो अभी अश्व को देख मुस्कुरा ही रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चाहत चौंक गई। उसे नहीं पता था कि इस वक्त उसके पीछे कौन खड़ा था, और नहीं उसे बस इस बात की चिंता थी कि उस इंसान ने उसकी बात ना सुन ली हो। चाहत ने डरते हुए अपनी नजरें घुमाई और मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पीछे एक लड़की उसकी ही उम्र की खड़ी थी। उसे समझ नहीं आया कि वो कौन है। कहानी में भी उसका कोई जिक्र नहीं था और अब वो उसके सामने खड़ी थी जिसके बारे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चाहत ने नासमझी में उसे देखा और फिर समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर वो है कौन। दीदी आप तैयार नहीं हुए, मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, आप तैयार हो जाओ। चाहत के उसकी बात सुनी तो उस समझ आया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा चाची की बेटी थी जो उसके ही उम्र की थी। उसके चाचा ने अश्व की शादी उससे करवाने की कोशिश की था, लेकिन शालिनी जी की जिद की वजह से ये हो नहीं पाया और अब उसकी शादी अश्व से हो रही थी। चाहत ने उसकी आंखों में देखा तो एक दुख पाया। शायद उसका दिल चाहत के लिए साफ था, इसलिए उसके साथ हो रही जबरदस्ती के कारण उसका मन दुखी था। चाहत ने कुछ पल सोचा और अचानक ही बोल उठी, तुम्हारा नाम क्या है? उसके इस सवाल को सुनकर वो लड़की सोच में पड़ गई कि आखिर वृंदा उससे ये सवाल क्यों कर रही थी जबकि वो उसका नाम जानती थी।
उसके दिल में बस एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या सच में उसके सामने ये लड़की वृंदा ही है या नहीं, या फिर वो कोई और है। उसके चेहरे पर आए भावों को देख चाहत समझ चुकी थी कि उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो सारे शब्द उसकी जबान से निकल चुके थे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उस लड़की ने उसे नासमझी में देखा और बोली, दीदी ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपको पता तो है मेरा नाम कीर्ति। उसकी बात सुनकर चाहत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कुछ बोली नहीं। मैं मानती हूँ दीदी, मम्मी पापा ने आपको बहुत परेशान किया है और उन सब की वजह मैं हूँ। मुझे माफ कर दो दीदी। मैं चाहती हूँ कि आप ये शादी कर लो, फिर शायद आपको प्यार मिल जाएगा। मैंने देखा शालिनी आंटी को, वो आपसे बहुत प्यार करेगी और जैसे जैसे समय बढ़ेगा अश्व जीजू भी आपको प्यार करने लगेंगे। प्लीज आप ये शादी कर लो। मुझे लगेगा जैसे मेरे सिर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी उतर गई है। मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ, जो आपको यहाँ रहकर कभी नहीं मिलेगी। कहते हुए कीर्ति की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो अपने मुंह छिपाए रोने लगी। चाहत उसकी बातों से ही समझ गई थी कि कीर्ति बस उसकी खुशी चाहती थी। चाहत ने उसे अपने गले लगा लिया और बोली, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन मैं खुश जरूर रहूंगी आज के बाद, क्योंकि आज मैं वो करूंगी जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चाहत के इस तरह से गले लगाने पर कीर्ति की आंखों से आंसू बह निकले और वो गले से चिपकी रही। जब उसने चाहत की आगे की बात सुनी तो वो उससे अलग हुई और खुश होकर बोली, मतलब आप शादी के लिए तैयार हो ना? कीर्ति ने कहा तो चाहत सोच में पड़ गई। उसने जो सोचा था वो शादी करने में तो नहीं आता था, लेकिन हाँ, उसके इस कदम को उठाने के बाद उसकी जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत आती, लेकिन अश्व फिर सुरक्षित हो जाता। और इस समय उसके लिए अश्व को बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था, खुद अपनी जान भी नहीं, और उसे वो साबित कर चुकी थी। चाहत ने कुछ पल कीर्ति को देखा और फिर उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसकी बात सुनकर कीर्ति ने नासमझी में उसे देखा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर चाहत के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन वो इतना तो समझ गई थी कि इस वक्त चाहत को उसकी बहुत जरूरत थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। कीर्ति चाहत की मदद करने को तैयार थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि आखिर वो करना क्या चाह रही थी। कीर्ति चाहत की इतनी मदद कर रही थी तो सोचो क्या वो वृंदा की मदद नहीं करती। सच बात तो यह है कि वृंदा ने कभी भी कुछ बदलने की कोशिश की ही नहीं, जो जैसे मिला उसे स्वीकार कर लिया, और अगर आप इस तरह जिंदगी जीते हैं तो अंत में आपको दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। ये बात चाहत बहुत अच्छे से समझ गई थी। एपिसोड 83। चाहत ना जाने अपने दिमाग में क्या सोच रही थी, लेकिन इतना तो तय था कि वो जो करने जा रही थी को अश्व की जान जरूर बचाने वाला था। चाहत ने अपने सामने खड़ी कीर्ति को देखा और बोली, तुम्हें मेरी यहां से भागने में मदद करनी होगी। चाहत की बात सुनकर कीर्ति की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए। उसने चाहत को देखा जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देखे जा रही थी, फिर बोली, मैं मदद तो कर दूंगी, लेकिन आप जाएंगी कहाँ और आप यहाँ से भागना क्यों चाहती हैं? मैं मानती हूँ कि आपकी शादी जबरदस्ती हो रही है, लेकिन अश्व बहुत अच्छा इंसान है, वो आपको खुश रखेगा। आप ये शादी कर लो, और इतनी बड़ी दुनिया में आप भागकर जहाँ जाएंगी रहेगी कहाँ और खाएंगी क्या? जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। कीर्ति ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? चाहत की बात सुनकर कीर्ति ने उसकी आंखों में देखा। आज उसकी आंखों में एक अलग ही व्यक्तित्व और एक अलग ही इंसान दिख रहा था। कीर्ति को एक पल को ऐसा लगा जैसे उसके सामने खड़ी वो इंसान उसकी बहन वृंदा ना होकर कोई और ही है, और ये सच भी था, वो वृंदा नहीं बल्कि चाहत थी। कीर्ति ने उसकी ओर देखा और बोली, ठीक है, मैं अपने कपड़े लाती हूँ और उसे पहनकर तुम बाहर निकल जाना। कीर्ति ने कहा तो चाहत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और हल्के से मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में कीर्ति वापस कमरे में आई और चाहत को अपने कपड़े देते हुए बोली, जल्दी से बदल लो, मम्मी बुलाने आ रही होगी। चाहत ने हाँ में सिर हिलाया और 2 मिनट में कपड़े बदलकर उसकी ओर मुड़ी। कीर्ति और चाहत में बहुत फर्क नहीं था, बस वृंदा का शरीर होने के कारण उसका शरीर कमजोर था और कीर्ति के कपड़े उसे बहुत ढीले पड़ रहे थे। कीर्ति ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। वो उसके करीब आई और उसके माथे को चुनरी से ढांकते हुए बोली, चेहरा मत दिखाना वरना बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पापा ने कुछ गुंडों को बुलाया है ताकि कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन तुम्हें मैं बाहर निकाल दूंगी। चलो अब। कीर्ति ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे के रास्ते से निकलकर जाने लगी कि तभी उसके सामने कीर्ति की मां आकर खड़ी हो गई। तुम्हें मैंने उस वृंदा को लाने को कहा था ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी मां को वहां देखकर कीर्ति की हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे और कैसे चाहत को अपनी मां से बचाए। उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, तभी उसके कानों में अपनी मां की आवाज सुनाई दी जो उससे सवाल कर रही थी, और ये कौन है? उसके सवाल को सुनाई कीर्ति के दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन उसने खुद को शांत किया और बोली, माँ ये मेरी सहेली है, इसके ब्लाउज का हुक टूट गया है तो वही लगाने जा रही हूँ और वो वृंदा तैयार हो रही है। ठीक है, मैं उसे जाकर देखती हूँ। इससे पहले कि कीर्ति कुछ समझ पाती उसकी माँ वहां से जा चुकी थी। कीर्ति ने चाहत का हाथ पकड़ा और उसे लेकर पीछे के दरवाजे के पास आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और चाहत को देखा जो अपना घूंघट हटा चुकी थी। चाहत उसे देख हल्के से मुस्कुरा दी।
थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, और अगर तुमसे कोई कुछ भी पूछे तो कह देना तुम्हें नहीं पता। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने मेरी मदद की तो सब तुम्हारे पीछे पास जाएंगे। हम्म। चाहत की बात सुनकर कीर्ति उसके गले लग गई। हम्म, मैं सब चीजों का ध्यान रखूंगी, और चाहत से अलग होकर उसके हौंठ में कुछ पैसे देते हुए बोली। इसे अपने साथ रखना बहुत काम आएगा। चाहत ने देखा कि वो कम से कम 50,000 रुपए तो थे ही। उसने उसके हौंठ में वो पैसे वापस रख दिए और बोली, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। उसकी इस बात पर कीर्ति भी हल्के से गुस्सा हो गई और उससे नाराजगी से उसके हौंठ में पैसे को वापस रखते हुए बोली, तुम मेरी बात मानोगी या नहीं? बाहर अकेले रहना बहुत मुश्किल है, ये पैसे काम आएंगे, वैसे भी मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ ही नहीं पता है। तुम इसे ले जाओ, अपनी बहन का गिफ्ट समझकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना। कहते हुए वो नम आंखों से मुस्कुरा दी तो चाहत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। थैंक यू कीर्ति मेरी मदद करने के लिए, अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो जल्द ही तुमसे मिलूंगी, चाहत ने उसके गले लगते हुए कहा। भले ही कीर्ति उसकी सगी बहन नहीं थी लेकिन वो उसकी मदद फिर भी कर रही थी। चाहत उससे अलग हुई और अपना मुंह ढांकते हुए वहां से भाग गई। ना जाने क्या होगा आगे। क्या चाहत कभी बचा पाएगी अश्व को? क्या वो दोनों फिर से मिल पाएंगे? ये तो समय ही बताने वाला था, लेकिन फिलहाल चाहत अपने एक नए सफर पर निकल चुकी थी जहां उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। कोई था तो बस अश्व के साथ बिताए पलों की यादें और वो खुशी के पल। चाहत के पास कुछ नहीं था उन पैसों के सिवाय, अब बस देखना था कि चाहत आगे क्या करने वाली थी, क्योंकि अब तो कि अश्व की जिंदगी में वापस नहीं जाने वाली थी। अश्व की जिंदगी के पन्नों से चाहत ऐसे गायब हुई जैसे वो कभी थी ही नहीं। ना उसकी यादें अश्व के दिल में थी और ना ही चेहरा। उसके साथ बिताए हर पल अश्व भुला चुका था। ना वो चाहत की जानता था और ना ही उसे पहचानता था। अश्व और चाहत अब हमेशा के लिए जुड़ा हो चुके थे, लेकिन सवाल है, क्या यही कहानी का अंत था? जवाब है नहीं, ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो नए अध्याय का आगाज था। एक नई कहानी का आगाज जहां एक बार फिर अश्व और चाहत एक बार फिर मिलने वाले थे। एक बार फिर वो एक दूसरे से टकराने वाले थे। अब चाहत तो उसे पहचानती, लेकिन अश्व, क्या वो उसे पहचान पाता? क्या वो पहचान पाएगा उस लड़की को, उस इंसान की जिसकी खुशी के लिए उसने खुद के भी तकलीफ दे डाली थी, खुद को भी हर जख्म दिए? सीजन 1 समाप्त। अगर इस कहानी का अगला सीजन होगा तो मैं खुद से ही डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।